नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे आर ऑयल बॉन्ड्स टू ब्लेम फॉर हाई फ्यूल प्राइसेस। देखिए दोस्तों, मैंने ऑयल बॉन्ड्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने ऑयल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखा है। डू वॉच दैट वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर ऑयल बॉन्ड्स रियली टू ब्लेम फॉर हाई फ्यूल प्राइसेस। रिसेंटली हमारा फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने यह बोला था, इफ आई डिड नॉट हैव द बर्डन टू सर्विस द ऑयल बॉन्ड्स आई वुड हैव बीन इन अ पोजीशन टू रिड्यूस एक्सेस ड्यूटी ऑन फॉइल। ये ऑयल बॉन्ड का बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होता तो हम ये एक्सेस ड्यूटी रिड्यूस कर देते। अब एक्चुअल फिगर्स देख लेते हैं दोस्तों। ये ऑयल बॉन्ड्स के रूप में बेसिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ऑयल बॉन्ड्स की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसे दे रहा है वो कितना है। 2014-15 से शुरुआत करते हैं। 2014-15 में एनडीए की सरकार आया था। अब 2014-15 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 10,256 करोड़ रुपए दिए थे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। फिर 2015-16 से 2021-22 तक देखिए करीब 10,000 करोड़ दिया है। फिर 2025-26 तक ये 2,732 करोड़ हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो टोटल देख लीजिए कितना है, 1,07,536 करोड़ रुपए देना है ऑयल बॉन्ड्स में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। ठीक है। अब दोस्तों ये ऑयल बॉन्ड्स क्या होता है और एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझना होगा। यूपीए सरकार के टाइम पर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम जो है काफी हाई हो गया था, पर इंटरनेशनल मार्केट में ये जो प्राइस चेंज है वो इंडिया में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को यह बोला कि आप लोग प्राइस मत बढ़ाइए। तब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने यह बोला अगर प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो प्राइस डिफरेंस है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम्पल के साथ बता देता हूं। मान लीजिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल खरीद रहा है 100 रुपीज पर लीटर, और ये मान लीजिए वो इधर रिटेल प्राइस दे रहा है 120 रुपीज पर लीटर, मतलब 100 रुपए में खरीद के हमें 120 में दे रहा था। और इंटरनेशनल मार्केट में मान लीजिए 100 हो गया 110, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको बोला आप 120 से बढ़ाइए मत, तो इनका 10 रुपया जो है लॉस हो जाएगा ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बोला कि ये जो 10 रुपया डिफरेंस अमाउंट है वो हम आपको देंगे, पर कैश सब्सिडी नहीं देंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको बॉन्ड्स देंगे। बॉन्ड्स मतलब क्या है, एक सर्टिफिकेट है, बेसिकली एक सिक्योरिटी है। मतलब इतने पैसे आपका हमारे पास है करके हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, एक बॉन्ड देंगे। बाद में करीब 10 या 15 या 20 साल बाद जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएंगे, आप ये सर्टिफिकेट लेके आइए, हम आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे देंगे। ये है दोस्तों बेसिकली ऑयल बॉन्ड्स। अब मैं आपको समझाऊंगा डीरेगुलेशन ऑफ ऑयल प्राइस क्या होता है। डीरेगुलेशन माने रेगुलेट नहीं करना। देखिए, आजकल पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस फिक्स करता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले गवर्नमेंट ही फिक्स करता था। गवर्नमेंट डिड दिस टू कीप द फ्यूल प्राइस चीपर। देखिए, फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, फ्यूल प्राइसेस एक लेवल से ज्यादा इंक्रीज ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ही फिक्स करता था पेट्रोल एंड डीजल का दाम जो है। पर देखिए, आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो हायर रेट्स में क्रूड ऑयल को खरीदना होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। तो गवर्नमेंट अगर रेगुलेट करेंगे, गवर्नमेंट अगर एक लेवल से ज्यादा प्राइस को इंक्रीज नहीं होने देंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए प्रॉब्लम होगा। तो गवर्नमेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जो डिफरेंस अमाउंट है, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बोला था, वो डिफरेंस अमाउंट कैश सब्सिडीज के रूप में देता था। तो इसीलिए गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत बड़ा बर्डन था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने से गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा आ रहा था। आप देखिए डीरेगुलेशन कब हुआ, ये ग्रेजुअली हुआ। सबसे पहले एविएशन टर्बाइन फ्यूल का हुआ। एविएशन टर्बाइन फ्यूल मतलब मैंने आपको बोला था जो एरोप्लेन्स में यूज होता है, एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल यूज होता है, एक्चुअली वो केरोसिन है, जिसको ATFK-50 बोलते हैं। ठीक है, इस फ्यूल का नाम ध्यान दीजिएगा, एयर टर्बाइन फ्यूल केरोसिन -50 उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अब देखिए, एविएशन टर्बाइन फ्यूल का सबसे पहले 2002 में डीरेगुलेट किया, फिर पेट्रोल का 2010 में किया एंड डीजल का 2014 में किया। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब hence the prices were deregulated to make the market linked unburden the government from subsidizing prices। तो डीरेगुलेट करने से गवर्नमेंट का जो बर्डन है वो चला गया। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डिसाइड करते हैं, ठीक है, तो ये सब्सिडी देने वाला एक काम भी बंद हो गया था। एंड प्रेजेंट सिचुएशन सिंस डीरेगुलेशन, पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मेक डिसीजंस ऑफ द प्राइसिंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, तो ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या क्या देख के प्राइस को फिक्स करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्राइस क्या है, एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी डॉलर ये क्या है, टैक्स स्ट्रक्चर क्या है हमारा, इनलैंड फ्राइट चार्जेस जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है, और अदर कॉस्ट एलिमेंट्स। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को
मिला के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पेट्रोल एंड डीजल का दाम को फिक्स करते हैं, राइट। अब देखिए, हैज ऑयल प्राइस डीरेगुलेशन बेनिफिटेड कंज्यूमर्स? आपको क्या लग रहा है, आप कभी बेनिफिट हुए डीरेगुलेशन से? वैसे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था, जब भी ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तब हमारा भी पेट्रोल जो रिटेल प्राइस है वो बढ़ेगा। जब ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो हमारा भी डिक्रीज होना चाहिए था, पर ये कभी हुआ नहीं। जब भी ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरा है, गवर्नमेंट ने अपना एक्साइज ड्यूटीज बढ़ाया है। उसके लिए गवर्नमेंट के पास काफी सारे जस्टिफिकेशन है, जैसे वो ऑयल बॉन्ड्स वगैरह है, ठीक है। The government is estimated to have collected more than rupees 3 lakh crore from tax on petrol and diesel in 2020-21 fiscal year। देखिए दोस्तों, 2020-21 फिजिकल ईयर में 3 लाख करोड़ कलेक्ट किया है पेट्रोल एंड डीजल टैक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना कलेक्ट किया है, ठीक है। अब देखिए, ऑयल बॉन्ड्स के अलावा यूपीए सरकार ने और एक बॉन्ड इशू किया था, वो है फर्टिलाइजर बॉन्ड्स 2007 में, टू कॉम्पनसेट फर्टिलाइजर कंपनीज फॉर देयर लॉसेस। आप सबको पता है हमारा एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। हमारे जैसे इकोनॉमी में फार्मर्स का वेलफेयर सबसे टॉप प्रायोरिटी होता है। अब फार्मर्स का वेलफेयर कैसे देखा जाए, उन्हें फार्मिंग करने के लिए जो फर्टिलाइजर चाहिए वो अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाए, ये इंश्योर करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। आपको ये भी पता होगा फर्टिलाइजर प्राइसेस जो है हमेशा ज्यादा है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर कंपनीज को यह बोला, आप कम रेट में फार्मर्स को फर्टिलाइजर दे दो, जो डिफरेंस अमाउंट बन रहा है वो हम आपको देंगे। पर देने के लिए पैसे तो नहीं थे गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने तभी इस तरह की फर्टिलाइजर बॉन्ड्स इशू किए। अब ये भी न्यूज में आने वाला है आने वाले टाइम पे, ठीक है। इज द इशुएंस ऑफ स्पेशल सिक्योरिटीज रेस्ट्रिक्टेड टू द यूपीए? क्या ये यूपीए गवर्नमेंट ही किया है? ये जो बॉन्ड्स इशू करने वाला जो प्रोसेस है, जब पैसे नहीं रहते हैं बॉन्ड्स इशू करते हैं, ये केवल कांग्रेस नहीं किया है, नहीं दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट भी किया है। कब? दे हैज इश्यूड बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स टू स्पेसिफिक पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आपको पता है हमारा बैंक क्राइसिस के बारे में, काफी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास कैपिटल ही नहीं थे। तो कैपिटल नहीं होगा तो एक बैंक कैसे सर्वाइव होगा? इतना ज्यादा एनपीए क्राइसिस है ऑलरेडी, तो उससे बचने के लिए कैपिटल इन्फ्यूज करना जरूरी है। तो गवर्नमेंट एक बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स इशू किया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, एज इट लुक टू मीट द लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस पीएसबीज विदाउट एलोकेटिंग मनी फ्रॉम द बजट। तो बजट से पैसे एलोकेट नहीं किए थे, बजट में ऑलरेडी इतने सारे रिक्वायरमेंट्स थे, तो बजट में से कुछ पैसे बैंक को नहीं दिए थे रिकैपिटलाइजेशन के लिए। पर गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके अलावा जैसे यूपीए सरकार किया था, बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स इशू किया है। अब हो सकता है आने वाले सरकार, अगर अगले सरकार बीजेपी का नहीं होगा या कांग्रेस का या और कोई कोalition पार्टी का होगा, तो उनके ऊपर ये बर्डन बन के आ जाएगा। तो ये सब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट, ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब बस यही था दोस्तों। एक तो मैंने आपको ऑयल बॉन्ड्स के बारे में बेसिक्स बता दिया, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाया, इसके अलावा और कुछ भी कहना है मुझे। देखिए, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए एक्सक्यूजेस देना सही बात नहीं लगता मुझे। जैसे हमारा फिनेंस मिनिस्टर से जब भी कोई प्रेस पूछे या कोई भी पूछे कि आप एक्साइज ड्यूटीज को कम क्यों नहीं कर रहा है, तो एक ही जवाब है, ऑयल बॉन्ड्स ऑयल बॉन्ड्स ऑयल बॉन्ड्स। देखिए, हमें पता है भाई कि प्रॉब्लम्स है। एक तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है और इतने सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आपको करवाना है, इतने सारे स्कीम्स आपको इंप्लीमेंट करवाना है, इकोनॉमी को रिवाइव करवाना है, और ऊपर से कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, उधर भी पैसे खर्चे हो गए, सब हम समझते हैं। पर देखिए, पेट्रोल डीजल रेट्स जो है एक आम आदमी को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। सैलरी थोड़ी ना बढ़ा है, पेट्रोल रेट जैसे जैसे आप बढ़ाते हो, इसके साथ साथ सैलरी या एलिमेंट्स थोड़ी ना बढ़ रहा है। और जो रिच है वो सर्वाइव कर पाएंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमारे जैसे एक इकोनॉमी, हमारे जैसे कंट्री में आप इसी तरह फ्यूल प्राइसेस बढ़ाते जाओगे, इसमें फंसता कौन है? सबसे ज्यादा फंसता कौन है? आम जनता। मेरे हिसाब से एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहिए, बल्कि सॉल्यूशंस लेके आना चाहिए। आपको वोट देके हमने जिताया है, एक अथॉरिटी बना के हमारे ऊपर बिठाया है, इसलिए कि आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस लेके आओ, एक्सक्यूजेस नहीं। प्रॉब्लम तो हमारे पास ऑलरेडी है, आप उसका सॉल्यूशंस लेके आओ, क्योंकि सॉल्यूशंस अगर लेके आ सकता है वो आप ही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आपसे हम कोई प्राइस अमाउंट नहीं मांग रहा है, फ्री पैसे नहीं मांग रहा है, बस यही मांग रहे हैं हमसे, आप जो ले रहे हो वो कम ले लो। तो यही मुझे बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।